यस माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार मैं पुनः आपके सामने मौजूद हूँ और इस समय भी मैं आपके सामने सीडो फोर्स के बारे में चर्चा करूँगा। सीडो फोर्स की एडवांस लेवल का, जो कि एक जनरल आइडिया मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में लोड कर चुका हूँ। अब एडवांस लेवल का कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ वैसे प्रॉब्लम जहाँ एनालिसिस में हमें कुछ न्यू कॉन्सेप्ट सीखने को मिल सकता है। ये रहा हमारा पहला प्रॉब्लम। यू कैन चेक इट, इट इज ए वेज। आप ट्रायंगुलर पीस जो देख सकते हैं उस वेज का मास m है। नाउ m इज द मास ऑफ ए ब्लॉक विच इज केप्ट ऑन ए इंक्लाइंड सरफेस। एज पर द क्वेश्चन, इंक्लाइंड सरफेस इज ऑल्सो स्मूथ, दैट इज कॉल्ड स्मूथ, and horizontal surface is smooth. So both the surfaces are smooth. Now the question is, it starts slipping down, and due to this block has a normal reaction in a backward direction, and the component of this normal reaction just pushes towards the left. So एक छोटा सा प्रक्रिया मैं बता सकता हूँ, ये आप कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से भी आप देख सकते हैं कि जब ये लेफ्ट मास, ये मास जब राइट की ओर जाएगा तो ये मास क्या करेगा, लेफ्ट की ओर जाएगा। अभी उस चैप्टर को छोड़ भी दीजिए, तो मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि लेट अस सपोज वेज हैज एन एक्सीलरेशन a। मैंने सिंपल ये डायरेक्शन दिया कि वेज हैज एन एक्सीलरेशन a टूवर्ड्स लेफ्ट, तो मैंने क्या लिखा, a इज इक्वल टू वेज एक्सीलरेशन टूवर्ड्स लेफ्ट, एंड दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ये ग्राउंड के इसके इधर मूवमेंट करने से अब आप सीडो फोर्स की बात कीजिए। मैं एक छोटा सा आपको बताता हूं कि कहाँ सीडो फोर्स जरूर लेना चाहिए और आसान भी हो जाता है। आप याद रखिएगा, सीडो फोर्स की एनालिसिस इनर्शियल फ्रेम की एनालिसिस से बहुत आसान हो जाता है जब आपके सामने इंक्लाइन प्लेन पर कोई एक मास रखा हुआ हो। अब यहाँ से तात्पर्य आप कैसे लगाइएगा कि ये सीडो फोर्स से ही बनाना चाहिए। ये देखिए, ये जो ब्लॉक आप देख रहे हैं, ट्रायंगुलर वेज है, ये लेफ्ट की ओर एक्सीलरेट करेगा। क्लियर कट हो गया। तो अब ये जो मास है, ये जो मास आप देख रहे हैं, जो ब्लॉक की मास है, वो किसके ऊपर रखा हुआ है, एक्सीलरेटेड फ्रेम के ऊपर। फ्रेम का तात्पर्य ये हो गया कि एक्सीलरेटेड सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। बस यहीं पर आपको पकड़ लेना है कि जिस ब्लॉक को आपको एनालाइज करना है वो एक्सीलरेटेड फ्रेम में रखा हुआ है, तो इसकी एनालिसिस सबसे इजी वे में सीडो फोर्स से होगी। और अगर सीडो फोर्स है तो सबसे पहले ये लिखिए कि व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम, और अगर नहीं है तो एज्यूम कर लीजिए। सो लेट अस एज्यूम द एक्सीलरेशन ऑफ द वेज इज a। मैंने मान लिया। अब मैंने सीडो फोर्स का क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि अब आप जो ब्लॉक को एनालाइज कर रहे हैं उस पर एक आप इमेजिनरी या सीडो फोर्स लगाइए। किधर लगाइएगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके डायरेक्शन के अपोजिट और मैग्नीट्यूड क्या लगेगा, मास ऑफ द ब्लॉक। सो दिस इज द मास ऑफ ए ब्लॉक, स्मॉल m, इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द वेज, तो ये a हो गया। और ये किस डायरेक्शन में लग रहा है आप देख सकते हैं, इसके जस्ट अपोजिट है। सो दिस एंगल इज थीटा, ऑब्वियसली दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। तो यहाँ पर आपके पास आ गया। ठीक हो गया। अब एक बात तय है कि अगर हम लोग इसको अगर एनालाइज करें तो इस मास का एक रिएक्शन कंपोनेंट किधर आने वाला है, इस साइड आएगा, और एक रिएक्शन कंपोनेंट इस साइड जाएगा। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन n क्या है यहाँ पर, ये बात स्पष्ट हो जाना चाहिए। n इज द नॉर्मल रिएक्शन, अपार्ट फ्रॉम सीडो फोर्स। एक तो सीडो लगा ही है, m इंटू ए क्या हो गया बच्चे लोग, f सीडो लगा। n क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। किस पर लगा है, ऑन ब्लॉक। किसके द्वारा लगा है, बाय वेज। ये मैंने लिख दिया। चलिए अब आइए केवल आप वेज का फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ वेज ओनली यहां पर आके स्पष्ट कर लीजिए। सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम। वेज ओनली कहने का मतलब है कि इट मस्ट बी ट्रीटेड एज एन आइसोलेटेड बॉडी। हो गया आइसोलेटेड बॉडी। इसकी यहाँ पर आपने देखा कि पीछे की ओर एक एक्सीलरेशन a हो गया, ये भी मैंने देखा। इसमें मैंने ये देखा कि इस पर एक रिएक्शंस का कंपोनेंट्स लग रहा है, वो नॉर्मल रिएक्शन का, क्योंकि अगर नॉर्मल रिएक्शन न्यूटन्स थर्ड लॉ है, इक्वल एंड अपोजिट पेयर आ जाएगा, तो ब्लॉक के ऊपर n है तो वेज के ऊपर आप इस दिशा में देख सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में लगा। नाउ दिस एंगल इज ऑलरेडी गिवन,
सो व्हाट अबाउट दिस एंगल, दिस इज 90 माइनस थीटा, कोई डाउट नहीं है, हो गया। एक इस पर ग्रेविटी फोर्स किधर लग रहा है, mg लग रहा है, और ये नीचे का सरफेस क्या है, स्मूथ लग रहा है। अब ये ग्रेविटी फोर्स तो इधर तो नहीं ना भेजेगा, चूंकि इट इज ए वर्टिकल कंपोनेंट है, तो वह कौन सा फोर्स है जिसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यस दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। अब क्या करें, करना क्या है, इसको रिजॉल्व कर दीजिए इस दिशा में, तो अब इसकी कंपोनेंट क्या हो जाएगी, n साइन थीटा, n cos 90 माइनस थीटा n साइन थीटा, और इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन a है, तो अगर हम लोग फ्री बॉडी डायम का न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करें तो n साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू मास किसका, इस वेज का मास, और एक्सीलरेशन कितना a, सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक हमें कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं हम सेकेंड इक्वेशन का कैसे लिखेंगे। अब हम टारगेट करते हैं उस वेज के लिए, छोटा सा ब्लॉक पर, ये देखिए ये ब्लेज है, उसी ब्लॉक पर ये वेज का, मैं इसे एक छोटा सा फिगर बना दूं, और यहाँ पर देखिए आपके पास ब्लॉक है। अब इसकी नॉर्मल रिएक्शन तो बच्चे इधर लग रहे थे, ठीक है। ग्रेविटी का दो कंपोनेंट था, एक कंपोनेंट mg साइन थीटा इधर था, एक कंपोनेंट इधर लगा था mg cos थीटा, और एक सीडो फोर्स के कंपोनेंट, सीडो फोर्स है ऐसे लगे हुए हैं m इंटू ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके पास थीटा है, तो ऑब्वियसली ये वाला क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों पैरेलल हैं, इसलिए na का कंपोनेंट इधर कितना चला जाएगा, दिस इज ma ऑन साइन थीटा, ये हो जाएगा इसका ma, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा ma cos थीटा, इस साइड आ जाएगा ma cos थीटा। तो मैंने दो कंपोनेंट लिया ma का, एक ऊपर में चला गया ma साइन थीटा, चूँकि ये आपके पास 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस साइन थीटा, और ma। तो डाउनवर्ड में दो डायरेक्शन की फोर्स है। अभी मैं इस डायरेक्शन को लेता हूँ, इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है ब्लॉक का, अगर यहाँ से आइए, क्या इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन होगा, क्या ये ब्लॉक इसको छेद करके इधर जाएगा, हरगिज नहीं। तो इस दिशा में एक्सीलरेशन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द वेज प्लेन, जीरो एक्सीलरेशन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, n प्लस ma साइन थीटा, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू mg cos थीटा, mg cos थीटा। इससे मेरे पास n की वैल्यू आ गया, क्या हो गया, mg cos थीटा माइनस ma साइन थीटा। यहाँ तक तो बढ़िया से आ गया। ये इस क्वेश्चन 2 दे दीजिए। अब क्या करें, मेरे पास कुछ मन में आ रहा है कि इसकी वैल्यूज़ को उसमें पुट कर देते हैं, इस n का, ताकि n कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास एक्सीलरेशन वेज का आ जाएगा। चलिए n की वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, mg cos थीटा इंटू साइन थीटा, mg cos थीटा, और इसकी एक वैल्यू साइन थीटा आ गई, माइनस है ma साइन स्क्वायर थीटा माइनस ma साइन स्क्वायर थीटा, चूँकि एक साइन थीटा यहाँ पर एक साइन थीटा है, एंड दैट साइड क्या हो गया, m इंटू ए। अगर हम लोग a को कॉमन ले लें उस साइड जाके, तो a को कॉमन लेंगे तो m आ जाएगा हमारे पास प्लस m साइन स्क्वायर थीटा, हमने कॉमन ले लिया a को, और ये टर्म उस साइड आ जाएगा, दैट इज mg साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देख लीजिए आप लोग, मैंने क्या किया, इस टर्म को लेफ्ट साइड को राइट साइड ले लिया, a कॉमन ले लिया, ये वाला टर्म को हमने लेफ्ट ले लिया, इस टर्म को, इससे आपका एक्सीलरेशन ऑफ द वेज निकल गया, क्या हो गया, mg साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई m प्लस m साइन स्क्वायर थीटा। तो एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इसमें कोई अननोन नहीं है, ऑल डाटाज आर गिवन, सो दिस इज अननोन, मैंने ब्लॉक कर दिया इसका, एक तो निकल गया। अब मैं दूसरा पूछता हूँ कि व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ दिस अलोंग दिस डायरेक्शन, मतलब बच्चे लोग इस बात पर आइए, ये देखिए यहाँ पर नेट फोर्स कितना लग रहा है इस डायरेक्शन में, विथ रिस्पेक्ट टू वेज के डायरेक्शन में कितना लग रहा है, ये दोनों फोर्स लग रहा है, और इस दोनों फोर्स के कारण एक्सीलरेशन तो इधर होगा ही, एंड लेट अस सपोज दिस एक्सीलरेशन इज a नॉट। तो अब मैं क्या मानता हूँ, लेट a नॉट इज एक्सीलरेशन किसका, ब्लॉक का, ऑफ मास m डाउन द इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन। इसका मतलब हो गया विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन, इंक्लाइन के रिस्पेक्ट में। तो आप इसको मान लीजिए, जैसे सीडो फोर्स लगाते हैं तो क्या हो जाता है, इसको आप पकड़ लेना चाहिए ऐसे,
जैसे ही आप सीडो फोर्स लगाते हैं तो क्या हो जाता है, एक्सीलरेटेड। ये कौन सा फ्रेम था, एक्सीलरेटेड। इसको इनर्शियल कर दीजिए, तो होल्ड कीजिए इसको, या मान लीजिए रुका हुआ है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स इधर कितना लग रहा है, इस डायरेक्शन में 2 फोर्स लग रहा है। मैंने क्या किया, वहाँ पर लिखा हुआ है mg साइन थीटा प्लस ma कॉस थीटा, ये 2 फोर्स हो गया। इसके कारण विथ रिस्पेक्ट टू वेज एक्सीलरेशन आ जाएगा, आ जाएगा। व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग एज पर द figure, mg sin theta plus ma cos theta, and this must be equal to mass of the block and acceleration of the block with respect to weight। इससे m की वैल्यू कैंसिल हो गया, आप देख सकते हैं m की वैल्यू। नाउ g sin theta अपनी जगह पर रहने दीजिए, प्लस एक्सीलरेशन की वैल्यूज को आप वहाँ से पुट कर सकते हैं। वो कितना हो जाएगा, mg sin theta mg साइन थीटा कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा कर दीजिए, देख सकते हैं एक यहाँ पर आपके पास कॉस थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाई m प्लस m साइन स्क्वायर थीटा, m प्लस m साइन स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया, इस बात को आप ध्यान से देखिएगा। मैंने इस एक्सीलरेशंस की जिक्र किया, तो इस एक्सीलरेशंस में ये m कट गया, तो अब आपके पास ये एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, दैट इज एक्सीलरेशन ऑफ ए ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज। g साइन थीटा अपनी जगह पर मैंने किया, m कैंसिल ही हो चुका था, a के जगह पर mg साइन थीटा कॉस थीटा, mg साइन थीटा कॉस थीटा, देयर इज ए कॉस थीटा, सो कॉस स्क्वायर थीटा, m प्लस m साइन स्क्वायर थीटा। सो दिस इज द अनदर पार्ट ऑफ योर आंसर। ये a नॉट भी निकल गया। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आपके पास क्या निकालना है, लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द वेज व्हेन द ब्लॉक जस्ट सेपरेट। मतलब ये क्या होगा, ये ब्लॉक भाई यहाँ पर गिर जाएगा, है ना, तो गिर जाएगा तो उस समय क्या होगा, इसके पास वेलोसिटी कुछ ना कुछ आएगा, और ये भी एक्सीलरेशंस के कारण है। तो व्हाट इज दैट वेलोसिटी व्हेन द ब्लॉक टचेस द ग्राउंड लेवल, या व्हेन इट सेपरेट्स फ्रॉम द वेज। यस, अब मैं इसमें आपको ये बता दूं कि ये हाइट आप ले लीजिए h, ताकि आपको लेने में बनेगा। अब क्या हुआ कि ये देखिए, ये मास और ये मास पर व्हाट इज द नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स, इस मास और इस मास पर आप देखेंगे, अगर इन दोनों को सिस्टम ले लीजिए तो देयर इज ए नो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स। जो भी लग रहा है ग्रेविटी का डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, इसका मतलब हो गया x डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास कंजर्व करेंगे। तो अगर ये वाला ब्लॉक x डिस्टेंस अगर लेफ्ट आता है, तो वो वाला ब्लॉक भी उस दिशा में उसी के प्रोपोर्शनेट आएगा। जैसे कैसे, लेट मैं मानता हूँ x is the distance wedge moves at the time of separation with block। ये मैं मान लिया। इससे कितना हो जाएगा, m, हमने आपको इसमें सेंटर ऑफ मास में आपको डिटेल पढ़ना पड़ा है, वहाँ पर क्या होगा, m1 x1 मस्ट बी इक्वल टू m2 x2। m इसकी मास है, पकड़ लीजिए, और ये कितना गया इस साइड, x डिस्टेंस गया, x ले लीजिए, इक्वल टू इसकी मास को ले लीजिए, वो है m, ठीक है। ये कितना दूरी गया, तो ये आपका लेना पड़ेगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, व्हाट इज l। अगर आप इस l की बात कीजिएगा तो आप साइन थीटा उठा लीजिए, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी साइन से नहीं काम बनेगा, टेन थीटा उठा लीजिए, टेन थीटा उठाते हैं h बाई एल। सो व्हाट इज द l डिस्टेंस, h कॉट थीटा। इसको भी आप इक्वेशन देके नोट कर लीजिए। चलिए अब आइए, तो ये l वाला डिस्टेंस आपके पास क्या है, h टॉच थीटा। तो ये मास जितना देर में इस साइड आता है उतना देर में पीछे की ओर भी आता है, और कितना आता है, x डिस्टेंस। सो व्हाट इज द डिस्टेंस स्टिल मूव, ये l तो पूरा के पूरा मूव किया, लेकिन इस l में क्या हो गया, ये आगे भी गया और वेज x डिस्टेंस पीछे चला गया, तो उसको उससे घटा देना पड़ेगा। मतलब हमारे पास इसमें हो जाएगा, वास्तव में ये कितना डिस्टेंस गया, यहाँ से यहाँ तक l डिस्टेंस गया, और लेकिन ये पीछे कितना आ गया, x डिस्टेंस आ गया। तो l माइनस इस डिस्टेंस का कितना डिस्टेंस पीछे आ गया, x डिस्टेंस आ गया। ये l के जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, l माइनस x पुट कीजिए, अगली बार मैं कर लूँगा। तो ये mx हो गया, ये m हो गया, l इतना गिरता यहाँ तक आता, लेकिन ये ब्लॉक पीछे चला गया x, तो x घटा दिया, l के जगह पर h कॉट थीटा माइनस x, इससे x की वैल्यू आ जाएगा, गेस कीजिए क्या आएगा, mx ये आ जाएगा, तो x कॉमन ले लेंगे तो m प्लस m आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो mh
कॉट थीटा आ जाएगा। इसको अगर सिंप्लीफाई किया तो x डिस्टेंस निकल गया। व्हाट इज दिस? mh कॉट थीटा डिवाइडेड बाई m प्लस m। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गया x का। मतलब क्या हो गया, जब ये ब्लॉक इसको ज़मीन पर टच किया है तब तक में ये वेग इधर कितना गया x। और आपसे सवाल में क्या पूछा था कि व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन बोथ सेपरेट। तो ये इस वेलोसिटी इधर गया है a एक्सीलरेशन से और इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अगर मैं यहाँ पर उसको सेट कर दूँ तो बड़ी आसानी से आप निकाल लेते हैं। यस, लेट v बी velocity of wave after x distance traveled। जब x डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है तब उस समय वेलोसिटी है। क्या फॉर्मूला लगाना चाहिए? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। नॉर्मली हम लोग x देखते हैं, ये तो जनरल। अब ये है वी स्क्वायर, तो आपको निकालना है। लेटस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, ये आप एज्यूम कर लीजिए 2 एक्सीलरेशन इस दिशा में, तो वो एक्सीलरेशन तो मेरे पास है ये mg साइन थीटा कॉस थीटा, mg साइन थीटा एंड दिस इज कॉस थीटा डिवाइडेड बाई m प्लस m साइन स्क्वायर थीटा। तो m प्लस m साइन स्क्वायर थीटा इंटू x की जगह पर mh कॉट थीटा पुट करते हैं। mh कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा m प्लस m, दिस यू पुट m प्लस m। यस, कुछ अगर हम लोग चेक करें कुछ क्या कैंसिल हो सकता है। यस, साइन थीटा एंड साइन थीटा गेटिंग कैंसिल। फर्दर v इक्वल टू अब क्या हो गया 2m स्क्वायर जी एच, 2m स्क्वायर जी एच कॉस स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाई m प्लस m साइन स्क्वायर थीटा एंड m प्लस m। और ये उसका v स्क्वायर था तो ये अंडर रूट हो जाएगा एंड दिस इज योर आंसर। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द वेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वेज है किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये आपको आसानी से बन गया। इस तरह से ये प्रॉब्लम अपने आप में सीडो फोर्स का भी एप्लीकेशंस है, थोड़ा सेंटर ऑफ मास का भी एप्लीकेशंस है और मोर और लेस न्यूटन्स लॉ का ज़बरदस्त इसमें एप्लीकेशन है, थर्ड लॉ का और सेकंड लॉ का। थर्ड लॉ यहाँ पर यूज हुआ, वो नॉर्मल रिएक्शन एन है तो उसका एक देख सकते हैं रिटर्न नॉर्मल रिएक्शंस हो गया, बाकी न्यूटन्स लॉ का जनरल यूज। नेक्स्ट प्रॉब्लम। यस माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फोकस कीजिए। ये देखिए पिछले प्रॉब्लम के समान ही ये एक ट्राइंगुलर वेज है विच इज केप्ट ऑन ए स्मूथ सरफेस, दिस इंक्लाइन टू ये स्मूथ सरफेस, देयर इज ए ब्लॉक मास m, देयर इज ए वेज मास m, इंक्लिनेशंस ऑफ दिस वेज इज थीटा। नाउ ये अप टू दिस कॉमन। अब मैं इस वेज को एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर देता हूँ विथ हेल्प ऑफ ए पुली और एक मास m0 को वर्टिकली सस्पेंड कर देता हूँ। क्या करेगा? इसको इस साइड खींचेगा। तो ये ब्लॉक में पिछली बार भी मैंने एक्सीलरेशन दिया था, ये इस साइड आएगा। हाँ, एक लोड के कारण भी ये इस साइड आएगा और एक अपने एक m0 के कारण भी ये ब्लॉक, ये जो वेज है लेफ्ट साइड आएगा। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन में क्या निकालने का था? यस, फाइंड किस बात की चीज को निकालिए? m0 दैट इज सस्पेंडेड मास। किस बात के लिए? सो दैट, ऐसा कि मास ऑफ द ब्लॉक, मास ऑफ ब्लॉक फॉल्स फ्रीली। फ्रीली का मतलब क्या होता है? अंडर ग्रेविटी। उसका एक्सीलरेशन डाउनवर्ड कितना हो जाना चाहिए? g, मतलब g एक्सीलरेशन डाउनवर्ड से गिरना चाहिए, दैट इज द मीनिंग। m0 की मार्क है। अब आइए बात, कैसे समझे कि ये सीडो फोर्स से बनाना बेहतर होगा या फिर इनर्शियल फ्रेम से बनाना बेहतर होगा? ये प्रॉब्लम सीडो से बनाना बेहतर होगा। कारण पूछिए, हर बार की तरह मैं एक ही बार बताऊंगा। क्या आपने चेक किया इंक्लाइन प्लेन है? यस, देयर इज ए इंक्लाइन प्लेन। क्या वो मूवेबल है? यस, दैट इज ए मूवेबल। यस, मूवेबल मतलब उसमें एक्सीलरेशन है। यस, देयर इज एन एक्सीलरेशन। और अगर एक्सीलरेशन है और उसके ऊपर अगर कोई दूसरा मास रखा हुआ है तो उस पर जरूर सीडो लगा के प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। कुल मिला के क्या मैंने बोला, जो मास रखा हुआ है वो देखिए क्या एक्सीलरेटेड है, तो ये मास लटका दिए तो ये तो एक्सीलरेटेड इधर होगा। तो अब अगर उसके ऊपर कोई दूसरा मास रखा हुआ है
तो वह माना जाएगा कि ये इस फ्रेम पर है, ये इंक्लाइन फ्रेम पर है, और इंक्लाइन फ्रेम तो एक्सीलरेटेड है, इसलिए ये पूरा प्रॉब्लम हो गया एक्सीलरेटेड फ्रेम प्रॉब्लम। क्यों एक्सीलरेटेड? कि ये इंक्लाइन प्लेन किधर एक्सीलरेट कर रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो पिछले प्रॉब्लम की तरह मैं इस बार भी देता हूँ। लेट अस सपोज वेज मूव लेफ्ट टूवर्ड एन एक्सीलरेशन ए। तो यहाँ पर मैंने क्या माना? ए इज इक्वल टू एज्यूम किस बात के लिए? एक्सीलरेशन। किसका एक्सीलरेशन? वेज का। टूवर्ड्स किधर मान ले? लेफ्ट। तो क्या लेफ्ट नहीं तो क्या ये राइट जाएगा? हरगिज नहीं जाएगा। आपने मास को लेफ्ट में दे रखा है तो लेफ्ट में ही जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि यू अप्लाई द सीडो फोर्स। सीडो फोर्स कैसे लगाएंगे? हर बार की तरह चेक कीजिए एक्सीलरेशन उसके उल्टा डायरेक्शन में। और कितना लगाएंगे? मास जिसको आप एनालाइज कर रहे हैं उस ब्लॉक का जो उस एक्सीलरेटेड फ्रेम में है, ये एक्सीलरेटेड फ्रेम है, उसके ऊपर ये ब्लॉक है, उस पर लगाइए मास इनटू एक्सीलरेशन। मास ये और इस एक्सीलरेशन के अपोजिट, एंड दिस इज नथिंग बट एफ सीडो फोर्स लग गया। अब सीडो लगने के बाद क्या होता है? आप इसको ट्रीट कीजिए कि दिस इज नो मोर एक्सीलरेटेड, अब ये रुका हुआ के समान आप ट्रीट कीजिए। अब बताइए कौन कौन फोर्स लगेगा? सिंपल, ये तो फोर्स मैं जानता हूँ, इसके ऊपर कौन सा लगता है? एम जी साइन थीटा। डाउनवर्ड किधर लगता है? एम जी कॉस थीटा। अब आप क्या मान रहे हैं कि इसको रुका हुआ मान रहे हैं। अब एक नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा? एन ऊपर की ओर लगेगा। कुल मिला के आपके पास 3 फोर्स नजर आ रहा है। एक एम ए का, एक ग्रेविटी का, दो कंपोनेंट, एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा नॉर्मल। लेकिन मैं अगर इसको भी रिजॉल्व कर लूँ एम ए को, तो ये क्या हो जाएगा? इस दिशा में एम ए कॉस थीटा, और उस दिशा में करें तो ये 90 माइनस थीटा है, देयरफॉर एम ए साइन थीटा। मैंने प्लस का चिन्ह इसलिए दे दिया कि नॉर्मल के साथ में है। अब अगर मैं बात करूं कि क्या ये इस दिशा में परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन कोई एक्सीलेशन होगा? क्या ब्लॉक उसको छेद करके चला जाएगा? हरगिज नहीं। तो ये दोनों एक्शन और रिएक्शन पेयर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन सेंस हो जाएगा। तो अगर हम एम ब्लॉक का फ्री बॉडी लें, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एन किस दिशा में कंसीडर कर रहे हैं? परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। तो मैं क्या देखता हूँ? नेट फोर्स मस्ट बी 0। इसका तात्पर्य क्या है? एन प्लस एम ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। यहाँ तक आ जाइए। इसका मतलब सिंपल हो गया, एन की वैल्यू क्या हो गया? एम जी कॉस थीटा माइनस एम ए साइन थीटा। ठीक है, अब ये कंडीशन तो इक्वेशन 1 आ गया। अब क्वेश्चन में देता फाइंड एम नॉट सो दैट मास ऑफ द ब्लॉक फॉल्स फ्रीली। ये मास ग्रेविटी के अंदर गिरे। ये कब हो सकता है? फ्री कब हो जाएगा? जब एम जी साइन थीटा यहाँ पर एम जी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम ए साइन थीटा। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा बच्चा? नॉर्मल रिएक्शन को जैसे ही 0 करते हैं मतलब क्या हो जाता है? कांटेक्ट सरफेस से अब उसकी कांटेक्ट खत्म। ये बहुत बड़ा है। आज मैं ज़मीन पर खड़ा हूँ तो इसके पीछे मेरा क्या रिएक्शन है? नॉर्मल रिएक्शन। अगर नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मैं फ्रीली ज़मीन के अंदर जाने लगूंगा। आप समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर कोई ना कोई नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन जैसे ही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दे रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या देता है कि इट हैज़ टू फॉल फ्रीली, इट हैज़ टू फॉल फ्रीली। इसे फ्रीली गिरना है तो एन को तो अब 0 होना पड़ेगा। अब उसके साथ क्या हो गया? तो एम जी कॉस थीटा इक्वल माइनस एम ए साइन थीटा। तो सिंपल एम से एम कट गया, ए इक्वल टू जी कॉस थीटा बाई साइन थीटा, दैट इज कॉट थीटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द वेज? वो कितना होना चाहिए? कम से कम जी कॉट थीटा। अगर इससे ज़्यादा होगा तो भी फ्रीली गिरेगा, और अगर इतना हो जाएगा तो इट इज़ एट द वर्ज ऑफ फ्री फॉलिंग। मतलब ये इसका कनेक्शन कट गया तो ये जगह क्या हो जाएगा? ये तेज़ी से भाग जाएगा और ये सीधे गिर जाएगा, यहाँ पर सीधे गिरेगा। चलिए अब मैं बात करता हूँ। अब मैं कैसे एनालाइज करूँ कि भाई ये हमको तो मास निकालना है, एक्सीलरेशन थोड़ी निकालना है। क्या दिक्कत है? लिखते हैं 2 बार इक्वेशन। इसकी जरा फ्री बॉडी डायग्राम का जरा से लिखिए तो क्या हो जाएगा? दिस इज एम नॉट जी, और भैया ऊपर में टेंशन टी, और एक्सीलरेशन यही वाला। कितना एक्सीलरेशन?
जी कॉट थीटा। लिखिए नॉर्मल रिएक्शन इस क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ का, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लीड कर रहा है एम नॉट डी, ऊपर में टी, मास इसका एम नॉट, एक्सीलरेशन जी कॉट थीटा। क्या हो गया? 2 नंबर का इक्वेशन हो गया। लेट अस कंसीडर दिस टू बी ए 2 नंबर। बड़े आसानी से हो गया। अब क्या करें भाई, इस बड़का ब्लॉक को पकड़िए ना, ये वाला ब्लॉक है और उसका ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रहा है इसके ऊपर, तो इसका क्या हो जाएगा? फ्री बॉडी डायग्राम में ये टेंशन टी, तो टेंशन टी लिखिए। टेंशन टी को इसको खींच रहा है, कितना फोर्स से खींच रहा है? मास टाइम एक्सीलरेशन, मास, और एक्सीलरेशन क्या है? जी कॉट थीटा, जी कॉट थीटा। कहिएगा इसका नॉर्मल रिएक्शन नहीं लेंगे जैसे उसमें लिए थे ये, तो अभी तो आपने माना था कि लेट अस कंसीडर द नॉर्मल रिएक्शन टू बी जीरो। यहाँ पर क्या माना था? फ्रीली नॉर्मल रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर नॉर्मल जीरो पुट किए थे। तो इसका मतलब वेज को कैसे आप देखेंगे? ये देखिए वेज जो ऐसे करके है, इसमें ये टेंशन का फोर्स लग रहा है और ये वाला फोर्स नहीं लग रहा है, एन इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है। हाँ, एक और फोर्स जरूर है, ग्रेविटी है, वो इस साइड लग रहा है, लेकिन इधर ले जाने के लिए तो टेंशन ही होगा ना, तो टेंशन मस्ट बी इक्वल टू मास, और ये एक्सीलरेशन पहले ही ले चुके हैं, जी कॉट थीटा, एंड पुट इट इक्वेशन 3। यहाँ से ये खेल खत्म हो गया, क्वेश्चन बन चुका है। इस दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये कट जाएगा। अब आपके पास क्या हो गया? एम नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर दोनों को ऐड कर दीजिए तो एम नॉट प्लस एम, एम नॉट प्लस एम, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये जी कॉट थीटा मेरे पास आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इसको अलग अलग, चूँकि आपको एम नॉट निकालना है। आप एक काम कीजिए, एम नॉट जी कॉट थीटा, कॉट थीटा है, प्लस एम जी कॉट थीटा। यहाँ पर दोनों को सेपरेट रहना, चूँकि आपको एम नॉट को टारगेट करना है, एम नॉट को टारगेट कर लिए, कॉमन ले लिए, तो जी माइनस जी कॉट थीटा इक्वल टू एम जी कॉट थीटा। एक कॉमन टर्म कैंसिल कर लीजिए, जी, ये जी, व्हाट इज एम नॉट? आंसर आ गया एम कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा, एंड दिस इज योर आंसर। बहुत आसानी से बन गया। मतलब इतना मास से अगर ज़्यादा दीजिएगा तब तो और आसानी से गिरेगा, एकदम फ्री हो जाएगा। ये इधर और ये ब्लॉक इसके साथ अब नहीं जाएगा, सीधे नीचे। और वही तो कह रहा है, फाइंड एम नॉट सो दैट मास ऑफ द ब्लॉक फ्रीली जी। एक बार फिर पुनः आपके मैं सामने हूँ। एक बार मैं फिर सीडो की चर्चा करके ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, क्योंकि हर प्रॉब्लम को सीडो को बिना भी बनाया जा सकता है इनर्शियल। प्रश्न है कि आप इसे कैसे बनाएंगे, इनर्शियल फ्रेम से या सीडो फ्रेम से? आप पहले से ही एनालाइज कर लीजिए मुझे कौन सा इजी पड़ेगा। सबसे पहले इंक्लाइन हो गया कंफर्म कि इंक्लाइन के ऊपर अगर कोई मास है, ये देखिए, और एक ये देखिए, ये तो फिक्स है ना। यहाँ पर मैंने क्या दिया कि ये वेज जो है फिक्स है, तो अब इसकी तो मोशन नहीं है, लेकिन ये मूव करेगा, तो ये, और इसके ऊपर ये रखा हुआ है, तो सीडो किस पर लगेगा? ये जिसके ऊपर है ये तो इनर्शियल फ्रेम है। ये वाला कौन सा फ्रेम हो गया? इनर्शियल हो गया, क्योंकि ये तो फिक्स हो गया, लेकिन ये वाला तो एक्सीलरेटेड हो जाएगा ना, क्योंकि ये फ्रेम इसके साथ इधर आ जाएगा। सपोज कीजिए ये एक्सीलरेशन ए है, इसका कैपिटल एम का, है ना। यहाँ पर मैंने क्या माना? ए इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ मास कैपिटल एम, ये जो आपके पास स्लाइडिंग वेज जो दिया हुआ ट्रायंगल पे। अब इसके जाने से क्या हो जाएगा? ये एक्सीलरेटेड फ्रेम हो जाएगा। ये वाला कौन सा हो जाएगा? ये जो आप देख रहे हैं ये फ्रेम, नाउ दिस बिकम्स एक्सीलरेटेड फ्रेम। अब ये फ्रेम का एक्सीलरेशन किधर है? इधर जाता है। तो अब आप उस एक्सीलरेटेड फ्रेम के ऊपर जो मास रखा हुआ है उस पर आप सीडो फोर्स को अटैक कर दीजिए, एक्सीलरेशन के अपोजिट मास से मल्टीप्लाई करते हुए। तो मैं अगर इसकी सीडो की चर्चा करूं तो ये सीडो किधर लगेगा? इस साइड लगेगा, मास इसका और एक्सीलरेशन ब्लॉक का, दिस। अब इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? सबसे बड़ी बात तो ये है, पूछता है फाइंड ए, यही निकालना है, सो दैट एम फॉल्स फ्रीली, ये निकालना। कहता है कि ये बताइए कि इसका कितना एक्सीलरेशन देना चाहिए इसका, ताकि ये फॉल्स करे फ्रीली। तो ये पहला पार्ट है आपका। चलिए अब आते हैं बात, इसकी एक्सीलरेशन देना, और ये सीडो है, आ जाएंगे। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इसके पास ग्रेविटी फोर्स किधर लग रहा होगा? इस ब्लॉक के ऊपर ये लगा ग्रेविटी, कितना लग रहा होगा? mg। और ये एंगल की अगर चर्चा करें तो ये देख सकते हैं थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल है, इसलिए ये एंगल थीटा हो जाएगा। अब आइए मैं क्या करूं कि इस, देखिए सीडो लगाने के बाद क्या होता है कि जो फ्रेम एक्सीलरेटेड हुआ करता था
अब उसको आप उंगली से पकड़कर रोक दीजिए, मतलब ये इनर्शियल हो गया। अब इसके ऊपर दो फोर्स लग रहा है और इसको फ्रीली गिरना है। कब फ्रीली गिरेगा? जब नीचे का एक्सीलरेशन जितना ऊपर का एक्सीलरेशन ये वाला और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन सेंस। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये इधर की ओर, इसका मतलब सीडो फोर्स के कारण ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दिस इज एम ए साइन थीटा। किस साइड लग रहा है? ये। और नीचे क्या लग रहा है? एम जी। अगर हम ये कहें एम जी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम जी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अच्छी तरह से देखते हैं, ये फ्री हो जाएगा। तो हमारे क्या क्या केस हो जाएगा? फॉर फ्री फॉल, फ्री फॉल यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा चूंकि कांटेक्ट है। तो अब आ जाइए, इक्वेट कीजिए फॉर फ्री फॉल के लिए। अब आपके ये इनर्शियल स्टेट में आ चुका है, तो एन प्लस एम ए साइन थीटा दिस मस्ट बी इक्वल टू एम जी। कोई कॉस थीटा नहीं, चूंकि वर्टिकली है, ये सीधा ग्रेविटी लेना है। यहाँ पर अब अगर एन जीरो हुआ तो क्या हो जाएगा? फ्री फॉल, कॉन्टैक्ट खत्म, फ्री फॉल। फॉर फ्री फॉल एन मस्ट बी जीरो फॉर फ्री फॉल। कभी भी फ्री फॉल होना है, नॉर्मल रिएक्शन खत्म हो जाएगा। तो एन जीरो होने के साथ साथ एम ए साइन थीटा इक्वल टू एम जी हो जाएगा। एम से एम कटा, इसलिए ए इक्वल टू जी बाई साइन थीटा, एंड दैट इज योर आंसर। तो एक्सीलरेशन तो आपका निकल गया। अब पूछता है कि भाई ये फोर्स कितना लगेगा, व्हाट इज दिस फोर्स सो दैट फ्री फॉल स्टार्ट्स। अब दूसरा पार्ट इसमें क्या पूछा? फाइंड एफ सो दैट फ्री फॉल। उसमें कौन सा दिक्कत है? एक्सीलरेशन आ गया, मास मिल ही गया है, तो फोर्स कितना हो जाता है? मास। किसकी मास? क्या दोनों के मास को जोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये तो फ्री हो गया, उससे अलग हो गया। तो अब ये केवल ब्लॉक आ रहा है एम, और उस पर लग रहा है फोर्स एफ और मास एम और एक्सीलरेशन ए। तो इसका फोर्स क्या हो जाएगा? उसका केवल उसी का मास और एक्सीलरेशन जी बाई साइन थीटा। तो दिस मच ऑफ द फोर्स नीडेड टू बी अप्लाइड। आपको समझ में आ गया? अब प्रश्न ये उठता है कि इस फोर्स के लिए आपको यहाँ पर एक ऐसे करके करेक्ट कर दिए कि ये फोर्स कितना लगा दें ताकि ये फ्री फॉल गिरने लगे। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व। तो मैं आज के साथ ये बताना चाहता हूँ कि कहाँ पर हम लोगों को सीडो फोर्स लेना चाहिए, इंक्लाइन प्लेन पर। जैसे मान लीजिए ये प्रॉब्लम तो खत्म हो गया, इसमें कौन सा लेते? आपके पास एक मैं और प्रॉब्लम डिस्कस करूँ। देखिए, सपोज कर लीजिए ये ऊपर की ओर एक्सीलरेशन जा रहा है, ये क्या है? लिफ्ट फ्रेम है। आप यहाँ पर आ जाइए, एक छोटा सा ब्लॉक यहाँ पर है और ये लेटर सपोज दिस इज थीटा। पूछा कि इसको यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा और किस वेलोसिटी से गिरेगा। ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है, अच्छी बात है। ये कोई ब्लॉक नहीं है, ये लिफ्ट है, एंड दिस लिफ्ट इज मूविंग विथ एन ए एक्सीलरेशन और ये मास m है। क्या पूछता? फाइंड किस बात का? टाइम t व्हेन इट स्ट्राइक्स बेस ऑफ लिफ्ट। जब बेस ऑफ लिफ्ट को स्ट्राइक करता है उस समय का कितना टाइम लगेगा? t। क्या करेंगे? अरे तो फॉर्मूला मालूम होता है ना कि mg ऐसे करते हैं। तो पहले क्या होता? अगर मान लीजिए रुका रहता तो आप क्या करते हैं? ये mg साइन थीटा करते हैं, ये वाला क्या करते हैं? mg कॉस थीटा करते हैं। ये वाला क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ तक तो आपको रटा हुआ है। अब mg साइन थीटा इक्वल टू मास टाइम एक्सीलरेशन करके a इक्वल टू g साइन थीटा, और अब तेजी से बना लेते हैं। ये लेंथ मान लीजिए l है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ l। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल कहता है ये एक्सीलरेट करता है, तो ये फ्रेम क्या हो गया? जिसके ऊपर ये ब्लॉक है उसका फ्रेम का नेचर क्या हो गया? ये फ्रेम, क्या ये फ्रेम इनर्शियल है, रुका हुआ, या ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है? तो फ्रेम एक्सीलरेटेड, ए एक्सीलरेटेड हो गया। इसका मतलब है अब वो जिस फ्रेम के ऊपर रखा वो एक्सीलरेटेड फ्रेम, तो सीडो लगा देना। तो सीडो किधर जा रहा है? ये इधर जा रहा है, तो सीडो किधर लगेगा? अपोजिट। ये लग गया सीडो। इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, इधर एक कंपोनेंट आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा? एम ए कॉस थीटा, और इसको दबा देगा, क्या हो जाएगा? एम जी साइन थीटा। मतलब यहाँ पर हमारे पास एम ए आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, सॉरी एम ए साइन थीटा ना आएगा, ये एम ए साइन थीटा आ जाएगा, और ये वाला क्या आ जाएगा? एम ए कॉस थीटा। दोनों एम ए साइन थीटा, और ये वाला भी हमारे पास क्या आ जाएगा? एम जी कॉस थीटा। ये तो एम जी कॉस थीटा दिए हुए, एम ए कॉस थीटा आ गया।
चलिए, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये ब्लॉक को जमीन को थोड़ी ही इंक्लाइन को छेद करके घुस जाएगा, उसमें तो नहीं घुसेगा। तो व्हाट इज द डाउन फोर्स? तो नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन क्या आ गया? नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन, चलिए जल्दी पकड़ लीजिए। डाउन द इंक्लाइन क्या आ गया? एम ए साइन थीटा एम जी साइन थीटा, एम ए साइन थीटा प्लस एम जी साइन थीटा। ये नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट फ्रेम। लिफ्ट फ्रेम कैसे समझ लेंगे? अरे भाई, सीडो अप्लाई किए तो किस फ्रेम से कर रहे थे? लिफ्ट फ्रेम से ना, एक्सीलरेटेड फ्रेम से ना, इसी लिफ्ट फ्रेम को एक्सीलरेटेड फ्रेम करते हैं। एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू मास। अब कौन सा एक्सीलेशन लेंगे? तो किसका? इसका ना लेंगे। ये ब्लॉक का जो है लिफ्ट के ऊपर से सर रहा है या स्लिप कर रहा है डाउन द इंक्लाइन, तो लेट अस सपोज ए नॉट। ए नॉट क्या हो गया? एक्सीलरेशन किसका? ब्लॉक का। किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इंक्लाइन, लिफ्ट के इंक्लाइन के रिस्पेक्ट में है। चलिए, तो फिर अच्छी बात है, कुछ काम कर ले। एम से एम कट गया, इसलिए ए नॉट तो निकल गया। ए साइन थीटा प्लस जी साइन थीटा, ये पास आ गया। ए ऑलरेडी दिया हुआ है साइन थीटा, जी दो बार आ गया साइन थीटा साइन थीटा। चलिए, ए साइन थीटा मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते थे? ए प्लस जी साइन थीटा कॉमन लेते हुए, इससे हम लोग इक्वेशन 2 देते हैं, ए नॉट। अब आपसे पूछता है कि इसको यहाँ से यहाँ तक एल डिस्टेंस करने में क्या लगेगा, तो एल इक्वल टू हो जाएगा यू टी 0 प्लस हाफ एक्सीलरेशन ए प्लस जी टेन थीटा, ए प्लस जी साइन थीटा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। यही तो निकालना था। तो व्हाट इज टी? टी इक्वल टू 12 ए प्लस जी साइन थीटा। इतना आसानी से आ गया स्क्वायर रूट। पूछता बच्चे लोग यहाँ पर वेलोसिटी से कितना टकराएगा, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए ब्लॉक? किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, उस लिफ्ट के फ्रेम में। तो क्या हो जाता है? u प्लस ए टी, यू तो 0 है, ए आपके पास ऑलरेडी आ चुका है, ए प्लस जी एंड ऑफ कोर्स साइन थीटा, और टी के लिए इसको उठाना पड़ेगा 2l ए प्लस जी साइन थीटा और अंडर रूट, ये अंदर ये वैल्यू आ गया। इस तरह से आपको मैं ये बता सकता हूँ कि जब भी कभी कोई इंक्लाइन प्लेन होगा, आप सीधा उसे एक्सीलरेटेड फ्रेम से बनाइए। और भी मैं कई प्रॉब्लम्स आपको जगह और समय देख के बताता रहूँगा। जगह और समय का मतलब है, इसके जस्ट बाद मेरे पास और भी चैप्टर्स आएंगे, वर्क पावर और एनर्जी आएगा, मैं उसमें बताऊँगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, नेक्स्ट प्रॉब्लम में मैं ब्लॉक्स ओवर ब्लॉक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। वहाँ पर मूवमेंट का डायरेक्शन देखिएगा, मैं रखूँगा पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन, पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल के पैरेलल में रखूँगा। जैसे ही वो पैरेलल होगा, जैसे मान लीजिए इसको आप जरा से देखिए, अगले चैप्टर्स में जो मैं आपसे डील करने वाला हूँ, इसमें देखिए मैं कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स दे दूँगा और कहूँगा कि इस पर 100 न्यूटन की फोर्स लग रहा है, तो आप बताइए ये 10 kg, ये 20 kg, लेट अस सपोज ये 30 kg, ये सभी मास है M1 M2 एंड M3। मैं पूछ सकता हूँ कि अब आप बताइए इसका एक्सीलरेशन कितना है, इसका एक्सीलरेशन कितना है। अब आप यहाँ पर देखिए, क्या ये इंक्लाइन प्रॉब्लम है? नहीं। सीडो लग सकता है, जरूर लग सकता है। क्यों? क्योंकि ये तो एक्सीलरेटेड है और इसके ऊपर है, तो सीडो लगेगा। लेकिन क्या सीडो से बनाएंगे? आंसर है कतई नहीं। तो कैसे बनाएंगे? इनर्शियल फ्रेम। क्यों बनाएंगे इनर्शियल फ्रेम? इजी क्वेश्चन। क्या सीडो से नहीं बन सकता है? बन सकता है, लेकिन भारी हो जाएगा। मैं दोनों मेथड से बनाऊंगा अगले वीडियो में, ब्लॉक्स ओवर ब्लॉक्स। तब तक के लिए रिवाइज कीजिए, इंजॉय कीजिए।